जय श्री राम बच्चे लोग, जय महाकाल। आज हम लोग जेई मेंस के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2026 में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। इसका पहला वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 2026 के। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वहां पे बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस 1 नैनोकूलम और 2 नैनोकूलम, दो चार्जेस दिया है बेटा, आर प्लेस्ड एट द टू कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया, ऑफ साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को डिकोड कितना कर सकते हो उतना कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि एक साइड लेंथ हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी एक कॉर्नर पे कितना रखा गया है, 1 कूलम चार्ज रखा गया है 1 नैनोकूलम का, और यहाँ पे रखा गया है 2 नैनोकूलम का चार्ज रखा गया है। ओके, और इसकी साइड लेंथ हमें कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर दे दी गई है। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 3 नैनोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी। एक हमारे पास और चार्ज है दैट इज 3 नैनोकूलम, वो कहाँ पे रखा गया? इनफाइनाइट पे रखा गया। और इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होता है भाई? इनफाइनाइट का पोटेंशियल होता है हमारा 0। अगर कभी भी आपको बोले कि कोई भी चार्ज इनफाइनाइट पे रखा गया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दूसरे चार्जेस की वजह से वहां पे कोई भी इफेक्ट ही नहीं है, फील्ड्स ही नहीं है इनफाइनाइट पे, तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब बोल रहे हैं उसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं कहां पे? थर्ड थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। उसको यहां से, इस चार्ज को हमको उठा के इनफाइनाइट से कहां पे लाना है? उसको लेके आना है भाई, यहां पे लेके आना है, ठीक है ना। कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे लेके आना है। तो इस चीज को करने में वर्क कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो, वर्क कौन कर रहा है वहां से वहां तक? एक्सटर्नल वर्क डन किया है हम लोगों ने। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल भाई बताओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है हमारा डेल्टा ऑफ यू, ठीक है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ यू। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q इंटू डेल्टा वी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? इनिशियल तो ये चार्ज हमारा इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये चीज। इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फाइनल पोटेंशियल लिख देते हैं। तो एक तो इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल बन रहा होगा, और एक इसके वजह से पोटेंशियल बन रहा होगा। इसके वजह से कितना बन रहा होगा? के क्यू बाई आर, और इसकी वजह से भी बन रहा होगा के क्यू बाई आर। इसका नामकरण कर देते भाई, इसको नाम दे देते हैं Q1 और इसको नाम देते हैं हम Q2। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ से पोटेंशियल। ये हमारा क्या? Q3 दैट इज 3 नैनोकूलम। ओके, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻⁹, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के Q1 बाई आर, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास ये रही 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का के Q2 बाई आर। कॉमन क्या निकल जाएगा यहाँ से? के बाई आर कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁹। के की वैल्यू हमको पता है 9 10⁻⁹ होता है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में दिया गया है। और Q1 प्लस Q2 मतलब कितना हो गया? 1+1+2, और नैनोकूलम में तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। 3 से 3 यहाँ से कट गया, -9 से ये +9 कट गया, -2 से ये माइनस कटेगा, कितना हो जाएगा? -7। 9 इंटू 3 दैट इज 27 इंटू 10⁻⁻7। इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2.7, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर है ना वो माइक्रो जूल में दिया हुआ है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 माइक्रो जूल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा? ये आ गया। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। जब भी पोटेंशियल इनफाइनाइट का बोले या तो पोटेंशियल एनर्जी बोले, दैट विल बी 0, ठीक है ना। इनफाइनाइट में क्योंकि दूसरे किसी की वजह से उस वहां पे फील्ड होगा ही नहीं, तो एनर्जी एसोसिएट नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज स्पेरिकल रीजन। एक चार्ज स्पेरिकल रीजन है जहां पे ऑफ रेडियस आर, और उसका रेडियस कितना है? आर दिया है। वेरीज एज दिस, मतलब जो हमारा पोटेंशियल वो कैसे वेरी कर रहा है उस रीजन के अंदर? V इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब प्लस बी दिया है, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ए और बी कैसा है? पॉजिटिव कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। द टोटल चार्ज इन द रीजन ऑफ यूनिट रेडियस, क्या बोला बेटा? यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब क्या होगा?
रेडियस की वैल्यू हमारी 1 ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट रेडियस उसका कोई वैल्यू मीटर या सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, आपको रेडियस की वैल्यू 1 लेके चलनी है। अल्फा पाई ए एप्सिलॉन नॉट दिया, द वैल्यू ऑफ अल्फा वुड बी, यहाँ पे क्या बोला, द टोटल चार्ज, ये वाला स्टेटमेंट देखो, द टोटल चार्ज बोला गया है, टोटल चार्ज बोला गया है इस कैविटी के अंदर। जब भी एक कैविटी या तो किसी भी रीजन, मतलब एक हमारा स्पेरिकल रीजन के अंदर टोटल चार्ज का जिक्र किया गया है, तो मेजर ऑफ टाइम अपना दिमाग कहाँ पे चलना चाहिए, गाउस लॉ की तरफ जाना चाहिए, कि अगर टोटल चार्ज दिया है तो क्लोज रीजन के अंदर दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे गाउस लॉ लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारा अप्रोच। लेकिन गाउस लॉ लगाने के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे तो पोटेंशियल दिया हुआ है। टोटल चार्ज कितना दे दिया है अपने को, टोटल चार्ज की वैल्यू हमें दी गई है, क्यू टोटल दिया गया है अपने को अल्फा पाई ए एप्सिलॉन नॉट, और अपने को अल्फा की वैल्यू पूछी गई कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। v पता है अपने को, गाउस लॉ लगाना है, गाउस लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गाउस लॉ इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट। अपने पास क्यू टोटल है, v है, अगर v है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, हाँ मास्टर निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही तो होता है हमारा E का फॉर्मूला, तो लगा दो। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए 3r², और ये क्या हो जाएगा, b हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, -3ar²। ओके, आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन एरिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डॉट ए ही लिख देता हूँ, तो ई क्लोज इंटीग्रेशन में -3ar² बराबर एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 4πr²। ओके, क्योंकि हमको क्या बोला है, स्पेरिकल रीजन बोला है, इसके लिए 4πr²। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू टोटल कितना दिया है अपने को, क्यू टोटल इज गिवन एज अल्फा पाई ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जा रहा है, ए से ए कट जा रहा है, पाई से पाई कट जा रहा है, और आर की वैल्यू क्या है, यूनिटी है, तो मतलब 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू -12r, 1 से ही हो जाएगा, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे यूनिटी रख दी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू -12। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये चीज। जब भी आपको ना यहाँ पे बोला जाए कि क्यू टोटल या कुछ ऐसा जिक्र कर रहा है कि यहाँ पे गाउस लॉ का थोड़ा सा भी आपको हिंट लग रहा है, तो लगा देना भाई, ठीक है ना। या तो पहला अप्रोच करके तो देखो उसको, ठीक है ना, नहीं लगेगा तो फिर दूसरा अप्रोच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया 2 पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू हमको दे दी गई है और Q2 की वैल्यू भी हमें दी गई है, ठीक है ना, दो चार्जेस है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट, एक ये पॉइंट पे हमको वेक्टर फॉर्म में दिया है और दूसरा पॉइंट हमको ये दिया है। द फोर्स ऑन द चार्जेस Q2 पे कितना फोर्स लगेगा ये हमको पूछा गया। तो बना लेते भाई ओरिजिन से दो वेक्टर्स, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा है और ये ऐसे आ गया, एक वेक्टर ला भाई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो पोजीशन वेक्टर्स लिख लेते हैं। एक पोजीशन वेक्टर क्या दिया है भाई, एक पोजीशन वेक्टर हमको दे दिया है r, इसको ले लेता हूं मैं r1, हाँ ठीक है, r1 का पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया है अपने को, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप, और इसकी यहाँ पे Q1 की वैल्यू दे दी गई अपने को, Q1 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। ओके, Q2 की वैल्यू देख लेते हैं। Q2 की वैल्यू यहाँ पे दिया है अपने को, Q2 इज इक्वल्स टू -4 माइक्रो कूलम, और इसका पोजीशन वेक्टर अपने को क्या दिया है, R2 इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। ओके, फोर्स ऑन Q2 बोला है निकालने के लिए कि Q2 पे फोर्स कितना लग रहा होगा Q1 की वजह से। लॉजिकल है कि अगर Q2 पे फोर्स पूछा है तो चार्ज इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। देखो, अगर दो चार्ज पार्टिकल्स है ना हमारे पास यहाँ पे Q1 और Q2, और अगर मैं पूछूं कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो Q1 पे फोर्स लगा कौन रहा होगा यार। जैसे कि अगर मान लो कि एक बॉडी है, जैसे कि यहाँ पे एक मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, तो इससे फोर्स कितना लगता है, m इंटू जी। मास किसका होता है, स्पेन का, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से। तो जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स निकाल रहे हो ना, तो
देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई होता है, ठीक है ना, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो Q कौन सा, ये Q, और फील्ड किसका, किसी और के वजह से। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर इस पे फोर्स लग रहा है mg, तो मास इसका और फील्ड किसी और का, ठीक है ना। वैसे अगर मैं Q1 पे फोर्स निकाल रहा हूँ तो चार्ज किसका होगा, Q1 का, और फील्ड किसका होगा, Q2 का होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। वेक्टर फॉर्म में ही पूछा है अपने को, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पूछा है, तो डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर वुड बी दिस। जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा ना बेटा, ये यहाँ से यहाँ बनेगा ऐसे एरो, ठीक है ना। क्लियर है। इस पे फोर्स कैसा लगने वाला है, तो इस पे ऑब्वियस सी बात है एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर की इस तरफ होने वाली है। अगर इस पे जो फोर्स लगेगा इसका यूनिट वेक्टर का आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। इसको अगर मैं R वेक्टर लिख देता हूँ, और R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाने वाला है, 1 माइनस माइनस ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस का 2, तो माइनस ऑफ 1 बचेगा, 1 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 जे कैप, और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 के कैप। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो फोर्स निकाले, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू, F वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 इंटू का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से बेटा, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, आर कैप की तरफ है। ओके, तो Q2 की चार्ज कितना है, माइनस ऑफ 4, ओके ओके ओके, रुक जाओ। यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करवाएगा, मतलब ये फोर्स ऐसे लगाने वाला है। फोर्स की यूनिट वेक्टर वैसे तो माइनस ले लेते तो भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस तरफ है इसका आर वेक्टर, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। मैंने डायरेक्शन पहले से दिखा दिया कि फोर्स इस तरफ ही लग रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज है, इसको फोर्स इस तरफ लगेगा, मैंने यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q2 विच इज 4 माइक्रोकुलम 10 टू द पावर ऑफ -6, माइनस की वजह से ये डायरेक्शन दिखाया है, इसके लिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और फोर्स वैसे भी कैसा है, वेक्टर है, वेक्टर में माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, मैंने पहले दिखा दिया भाई ये डायरेक्शन इसका। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, Q2, और ये क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है, ये रह जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो भी ये वेक्टर होगा उसके जस्ट अपोजिट है, तो बाद में निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल लेता हूँ। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये एक्चुअल में डायरेक्शन इसकी ये है, क्योंकि ऐसे जा रहा है, अपने को क्या चाहिए, माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर चाहिए। क्लियर है ना। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, दैट वुड बी माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 4 विच इज 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, तो ये वेक्टर है, अपने को क्या चाहिए, माइनस ऑफ आर कैप चाहिए, क्योंकि आर कैप की डायरेक्शन इस तरफ है। देखो R1 माइनस R2 की डायरेक्शन ये रही, अपने को क्या चाहिए, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस विल बी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3, ये हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, देख लो यार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 ही लिखा गया, ठीक है ना, ये देख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻6, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, Q1 Q2 ओके 3 × 10⁻6, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है, R का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, R का मैग्नीट्यूड विल बी √9, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ओके, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी नहीं लगा, ठीक है चलेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 9 हो जाएगा यहाँ पे नीचे। ओके, 9 आ गया।
अब इस डायरेक्शन जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसके साथ हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर में, एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, ओके, और यूनिट वेक्टर की वजह से 3 से 3 कट जाएगा। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3 और 3 भी कट जाएगा यहाँ से, ओके। सो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4i कैप इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जा रहा है, विच इज 8 j कैप, और 4 टू ज़ा 8, फिर 8 k कैप, ठीक है। पावर्स की बात करेंगे वैसे तो इसी के टर्म्स में आ जा रहा है 4 4, ओके। देखो बेटा पावर्स तो अभी हम करना है तो पावर्स भी कर सकते हो, वैसे तो 10 टू द पावर ऑफ -6, और यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर ऑफ -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, और ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर जा रहा है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो जब भी वेक्टर्स में ना आपको क्या बोला है कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है हमारी, ओके। ये जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 किधर लग रहा है, उल्टी तरफ लग रहा है। तो मैंने पहले आर वेक्टर निकाल लिया, वेक्टर आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने निकाल लिया, अपनी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इससे अपने को मल्टीप्लाई करना था इस वेक्टर को, क्योंकि हमको फोर्स एज अ वेक्टर फॉर्म में पूछा गया था, इसकी वजह से। मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा था तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। आगे चलते क्वेश्चन पे। 3 कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम द पॉइंट्स, ओके। एक ये हमारा रहा और एक पॉइंट ये रहा। कितना चार्ज है हमारा, 3 कूलम चार्ज, ठीक है ना। कहां से मूव कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कर रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस्ड बाय दिस, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ओके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया है तो इसमें एक्चुअल में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा गया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है कांस्टेंट, वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। कैसे पता चला सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई है, इसके वजह से तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एल होता है। याद होगा आप लोगों को ये चीज, ठीक है ना। तो फोर्स और फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई लिखा जा सकता है। क्यू की वैल्यू हमको दे दी गई 3 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंटीग्रेशन, लिमिट्स रख लेते हैं यहाँ से। चलो पहले तो सारे को सॉल्व कर लेते हैं। तो Q इंटीग्रेशन E डॉट डी एल, डी एल को क्या लिखा जा सकता है, डी एल कैन बी रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ओके। ऐसा लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। अब देखो, सो Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, विच इज 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस का 4k कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप। सो i के साथ i मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे j मतलब j के साथ j और k के साथ k मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, q इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर dy प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4dz इंटीग्रेशन, ओके। लिमिट्स क्या है अपनी, लिमिट्स है 0 से 5x में, y में क्या है -2 से लेके कहाँ पे बेटा 1 पे, और z में क्या है -5 से लेके 2 तक है, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q की वैल्यू 3 है, रख देते हैं यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, सो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से 5 है, ओके। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का इसका इंटीग्रेशन क्या है 3y क्यूब बाई 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे लिमिट क्या है -2 से लेके 1 पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4z, और लिमिट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -5 से लेके 2 तक। लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर। वर्क डन निकाल रहे थे हम, ओके। क्या हो जाएगा 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे 5 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 रखेंगे और फिर -2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का -2 का क्यूब, तो मतलब कितना हो जाएगा -8,
ओके, प्लस यहाँ पे रखते हैं 2 तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 5 माइनस ऑफ 20। ओके, ऐसा आ जा रहा है। सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट 325 माइनस माइनस प्लस 9 और यहाँ पे कितना हो जा रहा है प्लस का 28 प्लस 9, सो यहाँ पे हो जा रहा है ये 10। ओके, कितना होगा 9 और 10 14 और ये 60 तो 8 9 10 11 12 13 13 प्लस ये 13 प्लस 8 ओके 14 14 22 2 और यहाँ पे हो रहा है 60 और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18 86 186 आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना, 186 जूल आंसर आ रहा है, 186 जूल। ठीक है, देख लो इसका सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है बेटा, जब भी वर्क डन निकालने के लिए बोले तो वर्क डन, अगर यहीं पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा होता तो माइनस में आता ये आंसर, यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा गया है, इसकी वजह से आंसर ये है। चलो आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस, रेडियस दे दिया है हमारे रिंग का, इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड with a total charge of q coulomb. If the magnitude of the electric field at the center of this half ring is 10 volt per meter, then the value of q would be, q की वैल्यू पूछा गया, हमारे पास क्या बोला है एक हाफ रिंग है। ओके, हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक हाफ रिंग है, भाई दिख जाए हाफ रिंग। ओके, ये रहा। ओके, एक हाफ रिंग है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना दिया है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बोला गया है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज प्लस क्यू, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यहाँ पे बोल दिया कि इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ऑफ सेंटर ऑफ दिस रिंग दिया हुआ है। ओके, हमको पता है फॉर्मूला यार, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बहुत बार करवाया हुआ है, कितना आ जाता है बेटा ये, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्बडा बाय आर साइन थीटा बाई 2, यही तो था बराबर ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था या साइन थीटा बाई 2 था, बताना एक बार देख के। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला तो यहाँ से या तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 और रखोगे तो साइन 90 वुड बी 1, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2k लैम्बडा बाई आर, और लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी 2k, लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ कितना होगा पाई आर होगा। ठीक है ना, आधी रेडियस आधा सर्कल है, इसके लिए टोटल पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे आधा है तो ये हो जाएगा, रख देते हैं इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगा बेटा q अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इसकी वैल्यू अपने को दी गई है 100 इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9, q की वैल्यू निकालनी है, पाई r की वैल्यू दी गई होगी 35 दिया हुआ है, 35 इंटू 35 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस का 4, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर किया। अब सॉल्व करते हैं इसको, सो यहाँ से ये सारे क्वांटिटीज को इस तरफ ले आते हैं, तो 100 पाई 35 इंटू 35 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, ओके 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 इक्वल्स टू क्यू। सो यहाँ से ये हो जाएगा भाई 50, ओके, और 9 के वजह से 2k लैम्बडा बाई आर क्यू सही है, 9 9 4 ज़ा 34, 9 4 ज़ा कितना होता है, 9 4 ज़ा 36 होता है, तो 36 मतलब ये आसपास है, 4 ले लेते हैं इसको रफली, ठीक है ना, चलेगा। तो ये क्या हो गया 5 4 ज़ा 20 और 35 इंटू 35 दैट विल बी पाई 3 3 स्क्वायर 9,
55, रुक जाओ कैलकुलेटर में कर लेते हैं इसका आंसर। भाई कितना आएगा इसका, 50 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 35, ओके 21 समथिंग आ रहा है, 214 समथिंग आ रहा है, तो आंसर वुड बी दिस। ओके, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके फॉर्म में आ जा रहा है आपका, सिंपल सा था, 2k लैम्बडा बाय r sin थीटा बाय 2, ये वैल्यूज रखना है यहाँ पे, और सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो डिराइव करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, एक थीटा पे जाके आपको छोटा सा dq एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 point charges 8 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are located at x equals to 2 centimeter and x equals to 4 centimeter respectively. On the x-axis, the ratio of the electric flux due to these charges through the two spheres of radius 3 centimeter and 5 centimeter with their center of the origin. रेशियो ऑफ क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है। ओके, ऑब्वियस सी बात है। और कैसा पूछा है बेटा, एक हमारे पास स्पीयर्स है, उसके वजह से स्पीयर से फ्लक्स, गाउस लॉ, सिंपल सी बात है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास ओरिजिन से ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ही चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक चार्ज को मैं रख लेता हूँ, कहाँ पे रखा है एक चार्ज, ये ओरिजिन मान लेते बेटा, ये ओरिजिन ले लेते हैं। यहाँ से एक चार्ज रखा गया है 2 सेंटीमीटर पे, यहाँ से एक 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा गया है, दैट वुड बी कितना कूलम, 8 माइक्रोकूलम। ओके, ठीक है। और द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू द टू स्पीयर्स ऑफ रेडियस, एक का रेडियस कितना दिया अपने को स्पीयर का, एक का रेडियस अपने को 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस होगा, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा इससे जस्ट आगे चला जाएगा, क्लियर है, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे बना होगा, क्लियर, ओके। यहाँ से फ्लक्स कितना पास आउट होगा, फ्लक्स कितना पास आउट होगा, क्योंकि पहला जो चार्ज है हमारा 8 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो फ्लक्स 1 कितना हो जाएगा बेटा, फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू क्यू टोटल, क्यू टोटल कितना है 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दूसरा चार्ज कहाँ पे बोला है, 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है, तो 5 सेंटीमीटर बोला है, तो मतलब इस वाले स्पीयर से वो थोड़ा आगे चला जाएगा, मतलब 2 से तो आगे ही जाएगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। 5 सेंटीमीटर मतलब इस स्पीयर से थोड़ा सा आगे ले लेते हैं यहाँ पे, वहां पे अपना चार्ज लोकेटेड, ओके सॉरी 4 सेंटीमीटर पे चार्ज लोकेटेड है, मतलब इसका जस्ट डबल, यहाँ पे कितना चार्ज लोकेटेड है हमारा, -2 माइक्रोकूलम चार्ज लोकेटेड है, और एक स्पीयर बना रहा है दैट विल बी 5 सेंटीमीटर का, मतलब इसके जस्ट ऐसा, थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा छोटा बनाना था, पर अब क्या करें, बन गया तो बन गया, देखो भाई ऐसे करके इससे जस्ट थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। अब इससे फ्लक्स कितना पास आउट होगा, ये वाला स्पीयर, बड़े वाले स्पीयर से, तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है, 8 को भी कर रहा है और -2 को भी कर रहा है, क्योंकि इसका रेडियस इतना, ये किधर 2 सेंटीमीटर पे, और एक हमारा 4 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है, ये यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर पे लोकेटेड था और ये 4 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है, ओके। इसका रेडियस हमको कितना दिया था, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस अपने को दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है इस दोनों चार्जेस को कवर कर देगा वो, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, दिख रहा है आपको, 8 - 2, तो फ्लक्स 2 कितना हो जाएगा, फ्लक्स 2 वुड बी 6 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज इज 6, क्योंकि टोटल चार्ज कितना 8 - 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, इनका रेशियो लेने के लिए बोला है, तो 5:1 रेशियो 5:2, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8/6 वुड बी आंसर, which is 4:3, ओके 4:3, दैट इज द आंसर, थर्ड वन। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A rigid dipole undergo a simple harmonic motion, simple harmonic motion गया about the center of the presence of an electric field, E की वैल्यू अपने को दी गई है, E1 is E0 x cap, okay। If another electric field, okay, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पहले इतना था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर जा रहा है E2, that would be 2E0 y cap प्लस z कैप, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ऐसा बोला है। इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या चेंज आएगा। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके अंदर मैं डायपोल को रखता हूं, तो होता क्या बेटा, वो एक
कंडीशन पे रीच करता है जहां पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पता होगा ये चीज। यहाँ पे डायपोल अरेंज हो जाता है। ये अगर मान लेते हैं दिस इज माइनस और दिस इज प्लस, ओके। तो डायपोल की डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है। तो यहाँ पे एक स्टेबल कंडीशन में रीच करता है। इसको थोड़ा सा पुश करोगे तो जैसे होगा प्लस साइन ऐसे आ जाएगा, वापस इसको टॉर्क लगेगा, वापस से इसको यहाँ पे लेके आ जाएगा, वापस ऐसे करोगे तो भी ऐसे आ जाएगा। इट विल डू SHM इन दिस पोजिशन, ठीक है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा। हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है क्योंकि SHM इज वैलिड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE थीटा, और टॉर्क कैन बी रिटन एज I अल्फा, ओके। SHM में एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अल्फा की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। SHM में देखा होगा आपने एक्सेलरेशन क्या लिखा रहता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो नहीं लगाएंगे वहां पे चलेगा। और तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा वुड बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा लिख देंगे। तो सिमिलरली हम रिप्लेस करते हैं यहाँ से, तो आई इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा PE थीटा। थीटा थीटा कट जाएगा बेटा यहाँ से, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, PE बाई आई, ओके। आई इज वेयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना ये। अबे चलो, तो यहां से अगर आप देखोगे तो डायपोल मोमेंट तो कांस्टेंट, ये सेम डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो वी कैन से दैट हियर ओमेगा इज विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के चेंज बोला गया। यू कैन राइट दिस ऑल्सो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PE बाई आई, ठीक है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फ्रॉम देयर वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ E। कैसे बोला सर, बाकी सब कांस्टेंट है ना इसके वजह से, क्योंकि वैल्यू दूसरे चीज से चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो रही है। तो अगर मैं पहला इनिशियल फ्रीक्वेंसी लिखूं तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमारा ये था, तो अंडर रूट ऑफ E नॉट, ओके। जब दूसरी फ्रीक्वेंसी फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, फाइनल फ्रीक्वेंसी, अरे भाई फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ये y में है और ये z में है, दिख रहा है आपको बेटा। अब ये कैसे लिखा सर, इसका मैग्नीट्यूड तो E नॉट ही था। देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनने जाने वाली है, E नॉट एक्स कैप प्लस 2E नॉट वाई कैप प्लस 2E नॉट जेड कैप। तो E नॉट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड हो जाने वाला है भाई 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 सॉरी 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे, तो मतलब रूट ऑफ 9E नॉट स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जा रहा है इसका, 3E नॉट, ओके। ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और मतलब सॉरी 4 प्लस 4 और यहाँ पे E नॉट मतलब 9 E नॉट स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा। तो फाइनल में जो हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3E नॉट आने वाला है। परसेंटेज बोला है मतलब चेंज निकालेंगे, परसेंटेज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फाइनल फ्रीक्वेंसी इनटू का 100, ओके। यहाँ पे हमारा फाइनल वाला कितना है भाई, फाइनल वाला है अपना रूट ऑफ 3E नॉट, यहाँ पे हो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई E नॉट, E नॉट ने E नॉट कैंसल आउट हो गया, और इनटू का 100 क्या हो जाएगा भाई, रूट 3 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, पता चल रहा है ना यहाँ पे, इनटू का 100, रूट 3 माइनस 1 विच इज 1.73 माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.73 इंटू का 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 73%, ओके। ऑप्शन नंबर है क्या भाई, है, पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्लियर है सारे बच्चों को। ये कैसे किया, परसेंटेज निकालने का भाई तरीका है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय, अब इनिशियल करना था, इनिशियल आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। परसेंटेज जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, उसको बेच दिया 120 रुपए का, प्रॉफिट कितना 20 रुपए, क्या क्या भाई 120 माइनस का 100 और डिवाइडेड बाय 100 करना होता है, समझ में आ गया। वही किया कि मतलब फाइनल में कितना हमारा था, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से बढ़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3E नॉट हो चुका है, ठीक है ना मैग्नीट्यूड, तो हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रूट में प्रोपोर्शनलिटी है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, two metal plates A and B are kept horizontally with a separation of 12 by pi centimeter.
with a plate A on the top and atomizer jet spray of oil. Density अपने को दिया है उसकी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Droplets of radius 1 mm horizontally. An oil drop, let's carry a charge of 5 nanocoulomb. The potential at A and B are required on a plate A and B respectively in order to ensure the droplets do not descend. The value of VA and VB would be. Okay, बेटा देखो यहाँ पे ध्यान दो. अपने को बोला गया है हमारे पास एक प्लेट है. भाई किधर गया तू? इधर आ जा. ओके, हमारे पास एक प्लेट है ऐसा. ओके, और एक और प्लेट है, 2 प्लेट ऐसे बने हुए हैं ऐसे. क्लियर है? एक प्लेट की वैल्यू कितनी दी गई अपने को नहीं पता. इसका पोटेंशियल कुछ होगा. ये प्लेट बोला है प्लेट ए टॉप पे है. प्लेट ए टॉप पे है ऐसा ही बोला गया. तो प्लेट ए यहाँ पे टॉप पे आ गया, ये प्लेट बी है. ओके, इन दोनों के बीच का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है निकालने के लिए. ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और यहाँ पे ना एक ऑयल ड्रॉप मान लेते हैं. एक ऑयल ड्रॉप यहाँ पे स्प्रे किया गया था और वो नीचे जा रहा है, पर वो नीचे गिर नहीं रहा है. यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप है ना, ये वाला ड्रॉप, वो नीचे गिर नहीं रहा है भाई, ऐसा बोला गया. ये ड्रॉप नहीं गिर रहा है मतलब बैलेंस्ड होगा. ग्रेविटी को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है, कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक ही करेगा भाई. दूसरा तो कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि इसके पास चार्ज भी दिया गया. इसके पास चार्ज कितना है? कितना चार्ज कैरी कर रहा है बेटा ये ड्रॉप? इसका रेडियस भी दिया है इस ड्रॉप का. इस ड्रॉप का रेडियस अपने को दिया है 1 mm और इसका चार्ज दिया है अपने को 5 नैनोकूलम. ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है इसको बैलेंस कर रहा होगा. ऊपर लग रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ग्रेविटी यहाँ पे लग रहा होगा. सो mg मस्ट बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज q into E. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बन रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कुछ इस तरह से है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ऐसे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कहाँ से ट्रैवल करती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है. हायर पोटेंशियल से मतलब पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए है. ऐसा ध्यान में रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है. जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड से बाहर निकलती है, तो जैसे से दूर जाती है तो के क्यू बाई आर आपका रिड्यूस होता रहता है. नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंजर्व करती है. ठीक है ना? तो माइनस क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे पास है तो नेगेटिव साइन रहता है. इसके लिए आगे वाला जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा, दूर वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो हायर से लोअर की तरफ पोटेंशियल जाती है. ओके, यहाँ से ये तो चीज पता चल गई है. अब अपने को क्या निकालने के बोला है? वी ए बी माइनस वी बी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई के टर्म्स में. और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है भाई. इसका डिस्टेंस अपने को दिया है 12 पाई. डी इज इक्वल्स टू 12 पाई. ओके, तो ई का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? ई इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स. ओके, यही तो होता है बेटा. माइनस का साइन लगा दे. ठीक है, मैं यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल ये मतलब बी माइनस ए ही कर दे रहा हूँ, तो माइनस का साइन हटा देता हूँ. ठीक है ना? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ वी बी माइनस वी ए, तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे वी बी माइनस वी ए, ई की वैल्यू क्या आ जा रही है हमारी? वी बी माइनस वी ए. ओके, इंटू डेल्टा एक्स रख देते हैं यहाँ पे. तो क्यू ई की वैल्यू क्या है हमारी? वी बी माइनस वी ए, ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 बाई पाई. सेंटीमीटर में 10 टू द पावर ऑफ -2 हो जाएगा. ओके, फिर इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? mg. m तो अपने को नहीं दिया है, पर मास क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी अपने को दिया है विच इज 1.5. इसको कन्वर्ट कर लेते तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू टू पावर ऑफ +3 हो जाएगा. केजी पर मीटर क्यूब में कर लिया. ठीक है ना? ये डेंसिटी दिया हुआ था, ग्राम में दिया हुआ है, केजी पर मीटर क्यूब में कर लिया उसको. यहाँ पे 1 mm दिया है, तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब. आर का क्यूब 10 टू द पावर ऑफ -3 का क्यूब. ओके, और कुछ बचा भाई? mg. g की वैल्यू 10 ले लेते हैं भाई. दिया तो नहीं है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो इसको सॉल्व करना है. सो यहाँ से क्या होगा? देखो भाई,
Q की वैल्यू कितनी दी है 5, ओके। सो 5 इंटू VB माइनस VA, पाई ऊपर चला गया तो यहाँ पे पाई उधर आ जाएगा, 12 10 टू पावर ऑफ -2 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 4/3 पाई 10 टू पावर ऑफ -9 इंटू 10, ओके। यहाँ से पाई कट जा रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 15 लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर लिया, 15 आ गया, ये गायब करते हैं भाई, 3 5 जा, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, और फिर 12 4 जा, ठीक है ना, और -2 देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू 12 4 जा 48, ओके। 48 आ गया यहाँ पे, 10 टू द पावर ऑफ -2 है यहाँ पे, ओके। कूलम चार्ज का, ओके, नैनो कूलम, भाई ये कैसे मिस कर गया, -9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -9 और -9 भी कट चुका है, ओके। सो यहाँ पे एक और 0 है, यहाँ पे कितना है 10 टू पावर ऑफ 3, और यहाँ पे है 10 टू पावर ऑफ -2 कटेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 480 आ गया, ओके। 480 आ रहा है बेटा, इसका आंसर 480 आ रहा है। VB माइनस VA, VB माइनस VA 480 आ रहा है, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू 480 वोल्ट आ रहा है, ओके। अब अपने को बोला गया कि VA पोटेंशियल क्या होगा और VB पोटेंशियल क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, VA पोटेंशियल तो कम ही होने वाला है, VB पोटेंशियल ज्यादा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 480 होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, अपना VB ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, VB इज ग्रेटर देन, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया देख के, क्योंकि यहाँ पे VA को ज्यादा दे दिया है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है, हाँ, VB पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है यार, एक्चुअल में क्या है, VB माइनस VA, VB अगर मैं 480 लेता हूँ, 580 लेता हूँ, माइनस का 100 करता हूँ, तो सेटिस्फाई कर देगा। ये तो करेगा ही नहीं, क्योंकि VA की वैल्यू स्मॉल होगी, तो ये तो नहीं कर सकता। इनका डिफरेंस भी नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, और इनका भी डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, समझ में आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 480 के आसपास में होना चाहिए। VB शुड बी हायर पोटेंशियल, VB इज हायर पोटेंशियल, VA स्मॉलर पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस 480 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था ये। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, टू चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ S1 एंड S2 ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया 8 सेंटीमीटर और इसका 18 सेंटीमीटर, आर कनेक्टेड to each other by a wire. After equilibrium is established, the ratio of the electric field S1 and S2 and ES1 is ES2 respectively. The value of ES1 by ES2 would be, ऐसा पूछा गया। दो कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल है, ओके, यहाँ पे अपने को दिया है, आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एक का रेडियस में R1 ले लेता हूँ, एक का रेडियस R2 ले लेता हूँ, ओके। वैसे आइडेंटिकल नहीं है भाई, रेडियस तो अलग अलग दिया ही है, ठीक है ना। एक का रेडियस कितना दिया है 8 और एक का रेडियस दिया है 18। जब भी हम दो कंडक्टर्स को जोड़ते हैं भाई, क्या होता है उनके बीच में होता है जादुई शक्ति, और फिर दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और उसको क्या किया, two charge conducting sphere S1 and S2 of radius 8 cm and 18 cm are connected to each other by a wire. After equilibrium is established, the ratio of the electric field S1 and S2 would be, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, दोनों का पोटेंशियल V1 पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V2 पोटेंशियल हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1 बाय E2 का रेशियो पूछा गया है अपने को। E1 क्या हो जाएगा, K Q1 बाय R1 का स्क्वायर बराबर सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 है भाई रेशियो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q2 बाई R2 का होल स्क्वायर, ओके। पोटेंशियल दोनों का इक्वल है, मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2 बोला गया है, मतलब K Q1 बाई R1 मस्ट बी इक्वल्स टू K Q2 बाई R2। कर देते हैं भाई, क्लियर है। सो K Q1 बाई R1 को क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ V1 बाई R1, और इसको लिख देता हूँ V2 बाई R2, ओके। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है।
तो रेशियो क्या बन जाएगा, R2 बाई R1। ओके, R2 की वैल्यू कितनी, 18, 18 बाई 8, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, कौन से टेबल में जाएगा हमारा, ये जाएगा 4, नहीं नहीं 2, 9 हो गया, और यहाँ पे आ गया 4, कहाँ पे दिख रहा, 9:4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। जब भी दो कंडक्टिंग स्पीयर्स को अगर आप जोड़ते हो ना, क्या बोलते हैं, वायर से, तो उनके ऊपर के दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चार्ज उस तरह से अपने आप को एक्यूमुलेट करेंगे, चार्ज इक्वल नहीं हो सकता, अगर आइडेंटिकल है तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर क्या बोलते हैं दोनों के अलग अलग सिमेट्रिकल नहीं है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ए एंड बी हैविंग अ डायपोल मोमेंट ऑफ P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। दो डायपोल अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना, ए और बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके, आर प्लेस्ड देयर एक्सिस मैनुअली परपेंडिकुलर, और दोनों परपेंडिकुलर रखा गया है, एक ऐसा है और एक ऐसा डायपोल है, ठीक है ना। एज शोन इन दिस फिगर, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x makes an angle 60 degree, x makes an angle 60 degree with the line joining of point O and x। कौन सा है भाई लाइन, the ratio of dipole P2 by P1, ओके, द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यहाँ पे x पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे, ओके, x पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसके वजह से और इसके वजह से, उन दोनों की वजह से क्या है, उसका रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। देन द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और x मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट O एंड x, द रेशियो ऑफ द डायपोल मोमेंट P2 by P1, ओके, ठीक है। सो ए को हमने क्या, ए को क्या नाम दिया बेटा, ए को P1 नाम दे देते हैं, यहाँ से इस तरफ होगा इसका डायपोल मोमेंट विच इज P1, और इसके वजह से डायपोल मोमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा, ओके, दिस इज P2। एक्स पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला है, सो पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अलोंग द एक्सिस से, ओके, तो डायपोल की डायरेक्शन बेटा इसी तरफ होगी, अलोंग द एक्सिस की तरफ ही होती है, ठीक है ना, ओके। इसके वजह से किधर होगी, अगर डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है तो माइनस KP/R³ होता है, तो मतलब इसके वजह से इस तरफ होने वाली है, ओके। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, 2kP1/x³, ओके, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, kP2/x³, ओके। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितने पे लाई कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, और किसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ x मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ O एंड x, O और x के बीच में जो एंगल O है उसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये, ओके। सो डायरेक्ट हम लिख देते हैं tan 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट अपॉन अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला विच इज kP2/x³ डिवाइडेड बाय, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, एडजेसेंट क्या हो जाएगा, 2kP1/x³, ओके, x³ कट गया। देखो ये एक हमारा ना, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, इसके लिए जब डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बन रहा है, ये अलोंग द एक्सिस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों ने सीखा होगा, एनसीईआरटी में भी बहुत बार दिया होता है ये चीजें। के और के कट जाएगा, tan 60 की वैल्यू बताओ यार कितना होगी, tan 60 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, काम हो जाएगा अपना, क्लियर है। सो tan 60 कितना होगा हमारा, sin 60/cos 60, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा P2/2P1, ओके। सो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 इज इक्वल्स टू P2/P1। रेशियो किसका पूछा गया अपने को, P2/P1 का, आंसर क्या आ रहा है, 2√3 आ रहा है, दैट वुड बी आंसर नंबर 2, ठीक है ना। देख लेना, आसान सा सवाल था ये। जब डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ हो उसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ परपेंडिकुलर, और अगर अलोंग द एक्सिस होता है तो डायपोल की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस से आता है, इक्वेटर पे KP/R³ और वहां पे होता है एक्सिस पे 2kP/R³, ठीक है ना। आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको समझ में आया होगा,
और फिजिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए द नोबल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम और भी मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियोस को देखते रहना। थैंक यू, बाय एवरीवन।